गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। सब लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन आपको अपलोडेड है, एक बार देख सकते हैं। जो कंटेंट पिछले साल था, मॉडर्न हिस्ट्री चेंज नहीं होता है, तो वो कंटेंट आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 2 पार्ट में मैराथन उसका अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। बिहार स्पेशल का भी है, लेकिन बिहार स्पेशल में स्पेशली आपको इकोनॉमिक्स का डाटा चेंज हो जाता है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको यूजफुल रहेंगे। चलिए, गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार हिस्ट्री और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। और अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो बिहार के हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर हम लोग देखें तो इतिहास जो है अपने आप में एक विषय है और ये एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से लगभग अगर देखा जाए तो बीपीएससी में यदि देखा जाए तो लगभग 28 से 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इस 28 से 30 प्रश्नों में बिहार सेक्शन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो इतिहास का जो सेक्शन है इसमें बिहार कहाँ आता है, यानी स्पेशली बिहार के इतिहास की चर्चा करें तो 3 खंड आपको ध्यान रखने हैं। जैसे प्राचीन जो इतिहास है उसमें बिहार की भूमिका। तो प्राचीन इतिहास में यदि देखें तो नॉर्मली पूरा का पूरा जो इतिहास है वो बिहार से ही जुड़ा रहा है, क्योंकि केंद्र जो है वो बिहार में हुआ करता था, राजधानी बिहार में हुआ करती थी। तो बिहार ही वो केंद्र था जहां से पूरा का पूरा एंशिएंट पीरियड का इतिहास देखा जाता है। तो यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न बिहार से जोड़ करके या इससे भी ज्यादा हो सकता है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मध्यकालीन बिहार का इतिहास है इसमें यदि हम लोग बात करें तो यहां से भी 1 से 2 प्रश्न जो है आपको पूछे जाने की संभावना होती है। और तीसरा खंड जो है वो है आधुनिक बिहार का इतिहास। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से लगभग 7 से 8 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल 10 प्रश्न बिहार के हिस्ट्री से आने की संभावना रहती है। लगभग 10 प्रश्न जो है वो बिहार के इतिहास खंड से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये एक मेजर सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिवीजन के लिहाज से एक बार एंशिएंट को पढ़ सकते हैं, एक बार मिडाइवल को पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉडर्न को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। इसको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको पूछा जाएगा, खास करके बिहार के हिस्ट्री के संबंध में। तो इसलिए रिवीजन ज्यादा कहां बनता है, यहां बनता है। हाँ, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाएं तो 1857 की क्रांति और उसके बाद के जो घटनाक्रम है वहां से बिल्कुल आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर आप खतरनाक पढ़ाते हैं। पढ़ाई खतरनाक नहीं होता है, पढ़ाई हमेशा अच्छा होता है। खतरनाक शब्द जो है वो निगेटिव होता है, वो ज्यादातर बुरे चीजों में यूज करता है। पढ़ाई का मतलब होता है जो अच्छी चीज है, तो वहां हम लोग खतरनाक शब्द की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो आज के क्वेश्चंस में हम लोग कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास की भी चर्चा करेंगे, मध्यकाल की भी चर्चा करेंगे और आधुनिक की भी चर्चा करेंगे। प्राचीन में यदि बात करें तो जो पाषाण काल था, यानी जो पत्थरों का दौर था, इस पाषाण काल में बिहार के जो क्षेत्र हैं वो स्पेशली मुंगेर और नालंदा, यहां से बेसिकली साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं और बिहार का इतिहास यहीं से प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, ये बिहार के महत्वपूर्ण केंद्र रहे और लास्टली जा करके यहाँ से पाल काल के दौरान ये खत्म हो जाता है। और ये पूरा का पूरा पाषाण काल से लेके पाल काल तक ये बिहार का इतिहास एंशिएंट पीरियड में समेटा हुआ है। यदि हम लोग अगर मध्यकाल में अगर आए तो मध्यकाल में यदि हम लोग बात करें तो जो इस्लामिक आक्रमण है वहां से शुरू होता है बिहार का इतिहास। और इस्लामिक आक्रमण के दौरान जो सबसे पहला जो आया था बिहार में उसका नाम है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी की अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी तुर्क मुसलमान था और ये तुर्की सत्ता का संस्थापक माना जाता है बिहार में, और यहां से ये शुरू होता है। इसके बाद जो भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन स्थापित होना शुरू हो जाता है तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में भी दीवानी अधिकार मिल गया था 1765 में इलाहाबाद के संधि के माध्यम से।
तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बख्तियार खिलजी से लेकर के अंग्रेजी शासन के बीच का जो पीरियड है, ये बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में। और आधुनिक इतिहास में यदि जाए तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता के बीच, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीच के जो घटनाक्रम रहे हैं, इसको हम लोग बेसिकली देखते हैं किसके अंतर्गत, तो ये हम लोग देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग चरणों में बिहार का क्या रोल रहा। लाइक अगर हम लोग देखें तो जनजातीय रिवोल्ट में क्या योगदान रहा, किसान आंदोलन में क्या योगदान रहा, 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा, गांधी जी के अलग अलग आंदोलनों में बिहार का क्या रोल रहा। तो ये स्पेशली क्वेश्चन में आता है अंग्रेजी। चलिए, तो इसमें हम लोग आते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की ओर। तो इस पर अब हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और थोड़ा यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि चूंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है तो कितना बढ़िया आप लोग का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन करने ही हम लोग आए हैं, क्योंकि ये पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता है एक क्लास में। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक्स का, और टॉपिक्स के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से। सर मैं इलाहाबाद से हूँ। बहुत बढ़िया बाबू, बिहार में स्वागत है, अच्छे से आइए, एग्जाम दीजिए और सभी छात्रों को बेहतर करने की मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की ओर। बिहार के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करें। तो यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हम लोगों के पास कुछ कथन है, उसमें से सही वाला कथन ढूंढना है। लाइक पहला, वैदिक ग्रंथों में बिहार को मगध कहा गया है। तो ऐसे नॉर्मली बिहार के लिए मगध शब्द का यूज होता है, लेकिन क्या वैदिक ग्रंथों में मगध का यूज किया गया है? तो नहीं, वैदिक ग्रंथों के समय 16 महाजनपद का दौर नहीं था। 16 महाजनपद का दौर आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और बौद्ध और जैन ग्रंथों में मगध शब्द का यूज किया गया है। तो यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। दूसरा कहता है साहित्यिक रूप से बिहार की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो सतपथ ब्राह्मण में बिहार को विदेह कह करके संबोधित किया गया है। तो ये लाइन ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। तीसरा आता है विदेह दक्षिण बिहार और झारखंड के भाग को कहा गया है। तो ये गलत है। जब बिहार के अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करें, जो कि कल आप लोगों ने बहुत बढ़िया से ज्योग्राफी समझा था, तो इस भौगोलिक क्षेत्र में जो विदेह था, ये वाला हिस्सा था, मिथिला क्षेत्र और तिरहुत का क्षेत्र था, इसे ही विदेह कहा गया है। तो यानी ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। और चौथा, इन ग्रंथों में बिहार को पवित्र भूमि कहा गया है। तो जी नहीं, जिस पीरियड में विस्तार होता था, विस्तार नहीं था, स्पेशली जो वैदिक काल के लोगों का बिहार तक पहुंच नहीं था, तो बिहार को एक अपवित्र भूमि मानते थे। रीजन यही था कि अंगूर खट्टे हैं, जहां हम नहीं जा सकते हैं या जहां जाना नहीं है तो उसको बुरा कह दो। तो उस तरीके से उन्होंने उस समय बिहार के क्षेत्र को महत्वपूर्ण नहीं माना। तो यहां पर जो तीनों स्टेटमेंट है, उसमें से सबसे सही क्या है? ये। ऐसे प्रश्न में जब भी आपको क्वेश्चन बन आए तो आपको चारों स्टेटमेंट पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होगा, जल्दी जल्दी में आप गलती कर देंगे, तो 2-3 ऑप्शन ठीक लगेगा, और कई बार 3 ऑप्शन ठीक होते हैं और उसमें से आपको क्या करना होता है, जो सबसे ज्यादा ठीक है उसको चुनना होता है। तो इसलिए यहां पर आपका स्टेटमेंट जो है पहला, तीसरा, चौथा गलत है, और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है कि बिहार की चर्चा सबसे पहले सतपथ ब्राह्मण में की गई है, और इसमें बिहार के लिए विदेह शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मिथिला और तिरहुत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये सतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व के घटनाओं को दर्शाने के लिए पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं, किस शासक को पराजित करके बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया था? तो जब महाजनपद का पीरियड शुरू हुआ था, तो उस महाजनपद के पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण जो एक साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका नाम क्या था? मगध। तो मगध साम्राज्य की स्थापना के बाद कुछ वंश आए जिन्होंने क्रमिक रूप में इस क्षेत्र पे शासन किया। जैसे सबसे पहला वंश जो आया जिसने इस क्षेत्र पर शासन शुरू किया, उसको कहते हैं बिहद्रथ वंश। बिहद्रथ वंश ये बेसिकली वह वंश है जिसको माना जाता है कि जिसने मगध की स्थापना की। और फिर बिहद्रथ वंश के बाद जो है आता है हर्यक वंश, और इसी हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? बिंबिसार था। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार ने क्या किया, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की नीति अपनाई। एक तो वैवाहिक नीति अपनाई थी, और दूसरा उसने नीति अपनाया था
कि हम युद्ध लड़ेंगे। तो वैवाहिक नीति के तहत उसने वज्जी क्षेत्र में शादी कर ली थी, उसने कौशल क्षेत्र में शादी कर ली थी, उसने पंजाब के मध्य क्षेत्र में शादी कर ली थी, लेकिन युद्ध के क्रम में उसने सबसे पहली लड़ाई बिहार के क्षेत्र में ही लड़ी थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो ये बिहार का भौगोलिक क्षेत्र था, और इस भौगोलिक क्षेत्र में जो मगध था वो यहाँ था, यहाँ पे मगध था, और भागलपुर और जो मुंगेर का क्षेत्र था ये यहाँ पे अंग था। तो बिंबिसार ने यहाँ पे हमला किया, और हमला करके अंग के उस समय जो राजा थे उसका नाम था ब्रह्मदत्त। इसी ब्रह्मदत्त की हत्या करके या उसे पराजित करके उन्होंने अंग को मगध में मिला लिया था। तो ये सबसे पहला जो है लड़ाई था, पहला जो है शासन था। इसके बाद धीरे धीरे वंशों का विस्तार हुआ। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद आता है फिर भारत का पहला साम्राज्य मौर्य वंश। और मौर्य वंश वह वंश था जिसने भारत को यूनाइट किया, और इसे भारत का पहला साम्राज्य भी कहा जाता है। और भारतीय साम्राज्य का निर्माता मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। NIT मोर पर सर TRE 4 अभी फिलहाल हम लोग का फोकस जो है वो BPSC पे ही है। तो जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर BPSC ही चल रहे हैं। अभी टीचर के संबंध में मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि कब तक शुरू हो सकता है, लेकिन अभी BPSC के लिए जो भी सीरियस छात्र हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन एडुटेरिया के जो क्लासेस है, प्रोग्राम है, वहाँ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए एडुटेरिया ऐप डाउनलोड करना है, और ऑफलाइन के लिए बोरिंग रोड, दिनकर गोलंबर, NIT मोर पटना में और गया में क्लासेस चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में सही कथन चुने। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। सेकंड, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की है। अब हुआ यह था कि भारत में एक शासक आया था सिकंदर यूनान से आया था, और सिकंदर के आने के कारण भारत का संपर्क यूनान से पूरी तरह से जुड़ गया। और जितने भी यूनानी लेखक थे उन्होंने भारत के बारे में कहानियां लिखी, भारत के हिस्ट्री पार्ट को उसने लिखना शुरू किया। तो भारत के हिस्ट्री पार्ट को जब लिखा यूनानियों ने, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य न लिख करके वो क्या करते हैं, लिखते हैं सेंड्रोकोटस, और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया था एंड्रोकोटस। और ये जो शब्द हैं ये बेसिकली किसको प्रतिनिधित्व करते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। तो बहुत समय तक पता ही नहीं था कि ये सेंड्रोकोटस जो शब्द का यूज किया जा रहा है ये किस राजा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत में इस नाम का कोई राजा तो था नहीं। तो आधुनिक समय में, यानी ये जो लेखक हैं बेसिकली जो जस्टिन है, प्लूटार्क हैं, ये सब लेखक कौन थे, ये यूनानी सभ्यता के प्राचीन लेखक थे। आधुनिक समय में जब रिसर्च शुरू हुआ, भारतीय इतिहास की खोज शुरू हुई, भारतीय इतिहास की जानकारी शुरू हुई, तो इस जानकारी के क्रम में एक लेखक और एक इतिहासकार विलियम जोन्स आते हैं, और वो इन किताबों को पढ़ करके बताते हैं कि वास्तव में जो इन किताबों को लिखा गया है ये इन किताबों में जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस लिखा गया है, ये सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस नाम का कोई शासक नहीं था, बल्कि ये कौन सा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यानी पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, और दूसरा किसने पहचान की कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है, तो विलियम जोन्स ने की। ये दोनों में से क्या हो सकता है, क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। ठीक है सर, अनीसाबाद में भी सेंटर बनाइए। हर मोहल्ले में नहीं बनाया जा सकता है बाबू, तो बोरिंग रोड तो सबके लिए थोड़ा सा आसान है अगर आप अनीसाबाद में हैं तो। चलिए नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन इन 7 में सम्मिलित नहीं था। अब यहां क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय समाज यानी मौर्य समाज, तो मौर्य समाज के संबंध में जो जानकारी मिलती है उसमें से हमारे पास 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और दूसरा मेगास्थनीज का इंडिका है। तो इस दोनों में हमें क्या मिलता है कि कौटिल्य कहता है कि समाज 4 भाग में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मेगास्थनीज कहता है कि नहीं, समाज में 7 वर्ग थे। क्यों कहता है ऐसा,
क्योंकि मेगास्थनीज जो था वो यूनानी था और यूनान में काम के आधार पर जो है वो सोसाइटी का गठन होता था, काम के आधार पर समाज बढ़ता था। तो ऐसी स्थिति में मेगास्थनीज ने 7 प्रकार के भारतीय समाज के सेंटर बताए गए। ठीक है, तो 7 प्रकार के अगर बताए गए तो वो कौन से थे? तो यहां पर उन्होंने शुरू किया, पहला बताया दार्शनिक, यानी पढ़े लिखे लोगों का समूह, जो ज्ञानी लोग थे। दार्शनिक के बाद सैनिक, जिनको योद्धा भी कहा जाता है। फिर उन्होंने किसान को एक अलग समूह बनाया। ये बेसिकली उन्होंने कार्य के आधार पर विभाजित किया। किसान के अलावा उन्होंने पशुपालक, जो पशु पालते थे, उनको एक समूह माना। एक कारीगर जो होते थे उनको उन्होंने समूह माना। एक निरीक्षक, और लास्ट में सबसे सभासद, जो सभा में बैठने वाले मंत्री परिषद के सदस्य होते थे, उनको भी टीम में जोड़ा। और इस तरह से देखा जाए तो 7 प्रकार के सोसाइटी के चीजों को उन्होंने बनाया। पूर्णिया में ऑलरेडी टेस्ट सीरीज सेंटर है। इलाहाबाद वाले को कहां लग सकता है? इलाहाबाद वाले ऑनलाइन लग सकते हैं। चलिए, तो दास जो है यहां पर इस 7 में नहीं है और ये तीनों यहां पर हैं। तो एक साल तो सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने वर्गों में बांटा है भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने, तो ये यहां पर आंसर हो गया। और अगर ये पूछा गया कि ये जो है कौन कौन थे, तो उसमें से कौन नहीं थे, कौन थे, इसके लिए ये 7 आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। और कौटिल्य के अनुसार जो 4 थे वो क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। दिल्ली में मुखर्जी नगर में है। सर जी गया में कहाँ है? गया में अब स्पेशली लोकेशन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप नेट पे सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, गया का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है, जिसमें नगर प्रशासन के संचालन का वर्णन किया है और वो कितनी समितियों की चर्चा करते हैं। तो मेगास्थनीज कहता है कि जो पाटलिपुत्र था ये सबसे बड़ा नगर था और ये राजधानी नगर था। तो राजधानी के पूरे सिस्टम को संभालने के लिए यहां पर 6 टीम थी और 6 टीम में 5 सदस्य थे, यानी टोटल 30 सदस्य मिलकर के पूरे नगर का कार्य देखते थे। तो 6 समिति और गुने 5 सदस्य, तो हर समिति में 1 सदस्य होता था। और ये देखते क्या थे? इनको क्या काम करना पड़ता था? तो इनको जनगणना का कार्य देखना पड़ता था, इनको नगर में व्यापार का काम देखना पड़ता था, विदेशी लोग नगर में घूमने आते थे या काम करने आते थे, व्यापार करने आते थे, तो उसको देखना पड़ता था, साफ सफाई और उद्योग, इन 5 तरह के कामों को देखने के लिए ये समितियां बनाई गई थी। और टोटल समितियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो यहां से जो आंसर है वो सिंपल सा है। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो समितियों के बारे में या नगर प्रशासन के बारे में कहां से जानकारी मिली है? तो इंडिका से मिली है। और इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। ये यहां से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द इपिक ऑफ बौद्धिज्म। इसको दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो इसे कहा जाता है बौद्ध का रामायण। बौद्ध का रामायण। तो बौद्ध धर्म के रामायण के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित में एक तरह का ये बौद्धों का महाकाव्य है। जैसे रामायण और महाभारत हिंदुओं का महाकाव्य है, उसी प्रकार से बौद्ध चरित को महाकाव्य कहा गया है बौद्ध धर्म में। और इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। और ये क्वेश्चन यहां पर क्या कर रहा है फिर? तो चूंकि अश्वघोष का संबंध जो है ये पाटलिपुत्र से था और पाटलिपुत्र से जीत करके इसे अश्वघोष को ले गए थे कौन? कनिष्क। और कनिष्क ने अपने दरबार में उन्हें रखा और ये चौथे बौद्ध संगति में भी थे।
बाद में इन्होंने महायान शाखा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में अपनी मदद की और अश्वघोष का संबंध पाटलिपुत्र से होने के कारण ही बीपीएससी बार बार जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। नेक्स्ट, बिहार में महाविहार और उसके संस्थापक के साथ सुमिलित करें। तो बिहार के क्षेत्र में बहुत सारे बौद्ध विहार हुआ करते थे। याद है आपको कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, विहार। विहार का मतलब होता है वह जगह जहां पर बौद्ध भिक्षुक निवास किया करते थे, और इसी के आधार पर लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। तो इसमें से 3 महाविहार, जब छोटे छोटे होते थे तो विहार, और जब बड़ा रूप धारण कर लेता था तो महाविहार कहते थे। सर दरोगा बैच में मैं पढ़ाऊंगा निश्चित रूप से, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिसका एग्जाम है उसको प्रायोरिटी मैं दे रहा हूं बीपीएससी, फिर जैसे ही दरोगा का एग्जाम वगैरह घोषित हो जाएगा तो उसमें जो मेरे सब्जेक्ट है मैं पढ़ा दूंगा। नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी। तो इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो नालंदा जो महाविहार था ये बेसिकली बनवाया था किसने, कुमारगुप्त ने। और कुमारगुप्त कौन था, तो गुप्त वंश का शासक था। इसका संबंध किससे था, तो गुप्त वंश से था। विक्रमशिला जो है ये धर्मपाल ने बनवाया था, और धर्मपाल किस वंश से रिलेटेड था, तो पाल वंश का शासक था। और ओदंतपुरी जो बिहार शरीफ है उसको गोपाल ने बनवाया था, और ये पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश का संस्थापक। इसके अलावा बिहार के बाहर जो अभी बांग्लादेश है उस क्षेत्र में भी एक कह सकते हैं कि धर्मपाल ने जो है सोमपुर महाविद्यालय की स्थापना कराई थी। बुद्ध चरित किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, हाजीपुर में प्लीज, हाजीपुर तो बहुत नजदीक है। ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। एक ही कमेंट बार बार कर रहे हो यार तुम लोग, तो फिर जो बाकी लोग जो काम का कमेंट कर रहे हैं उसको, नेशनल करेंट अफेयर्स का मंथली पीडीएफ ये ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला जाता है। विक्रमादित्य परमार दरोगा बैच, मैंने बताया कि मेरा क्लास वहाँ लगेगा। मॉडर्न हिस्ट्री कब से होगा बीपीएससी ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जो है मैं बीपीएससी में पढ़ाता हूँ, वहाँ जुड़ के ले सकते हैं। सभी लोग एक ही तरह के कमेंट किए जा रहे हैं बार बार, कॉपी पेस्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। किस शासक के समय जावा के शासक बालपुत्र देव, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार इन्होंने प्रश्न पूछा है, इसलिए इसको मैंने रिपीट कर दिया है, क्योंकि हो सकता है इस साल फिर से ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। हुआ ये था कि बिहार में पाल वंश का शासन चलता था, और बिहार सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था बौद्ध धर्म का। यहां पर उस समय 2 महाविहार थे, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। तो 2 मेन केंद्र थे यहां पर महाविहार के पाल वंश के दौरान। तो भारत से बाहर जो है एक जावा क्षेत्र के शासक थे, शैलेंद्र वंशी शासक। इनका जो वंश था उसका नाम था शैलेंद्र वंश। तो शैलेंद्र वंश के शासक थे एक, जिसका नाम था बालपुत्र देव। ये क्वेश्चन आता है, तो बालपुत्र देव ने यहां पाल शासक को रिक्वेस्ट किया कि हमको नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ करना है, हम चाहते हैं कुछ करना, लेकिन हम जावा से बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पाल वंश का उस समय जो शासक था उसका नाम था देवपाल। तो देवपाल को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको कुछ करना है। तो देवपाल ने कहा कि ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं तो लीजिए, हम आपको 5 गांव गिफ्ट में देते हैं। तो देवपाल ने क्या किया, 5 गांव गिफ्ट में दे दिया। किसको, तो बालपुत्र देव को। और बालपुत्र देव ने उस 5 गांव को नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दिया और वहां पर कुछ महाविहार बनवाने का काम किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नालंदा महाविहार को प्रमोट करने में बालपुत्र देव ने काम किया। और उस समय जिस समय किया वो कौन से शासक थे पाल वंश के, तो ये जो है बेसिकली देवपाल है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, गुप्त काल का सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो गुप्त काल का व्यापारिक बंदरगाह का मतलब क्या है? तो गुप्त काल का व्यापारिक बंदरगाह का मतलब यह है कि भारत जिस पीरियड में, अब देखिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा मानचित्र की जानकारी आपको अच्छे से हो तो। ये भारतीय क्षेत्र है और जिस समय की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब शामिल था। तो ये भारत क्षेत्र था। तो यहां पाटलिपुत्रा से दो वंश महत्वपूर्ण रहे, एक मौर्य वंश जो कि काफी महत्वपूर्ण रहा और पूरे भारत पे कंट्रोल किया, और उसके बाद फिर आया दूसरा गुप्त वंश। तो मौर्य वंश के दौरान जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था मौर्य वंश के दौरान, ये गुजरात में था। गुजरात में भरूच कहते हैं इसको भरूच को भरूच भी लिखा जाता है। तो मौर्य वंश के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कौन था? भरूच या भरूच। और गुप्त वंश के दौरान ये बंगाल के क्षेत्र का बंदरगाह था जिसको कहते हैं ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो कि कहां था? तो बंगाल के क्षेत्र में। और जो भरूच था ये कहां था? तो गुजरात के क्षेत्र में। तो ये दोनों कभी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं कि इसके समय का प्रमुख बंदरगाह, इसके समय का प्रमुख बंदरगाह, तो ये ध्यान रखना है। और ये बंदरगाह क्यों होते थे? तो ये मेनली जो है व्यापार करने के लिए। तो जब ताम्रलिप्ति महत्वपूर्ण था तो इस समय इनका व्यापार ज्यादातर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया इस क्षेत्र से ज्यादा होता था। और जिस समय भरूच बंदरगाह ज्यादा हावी था तो अरब प्रदेशों के साथ ज्यादा व्यापार होता था। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा सीधा है। और मौर्य वंश, गुप्त वंश, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं? चलिए गुड। तो यहां पर चूंकि क्वेश्चन में क्या है? गुप्त, तो गुप्त काल है तो इसलिए क्या आंसर होगा? ताम्रलिप्ति। अगर मौर्य काल होता तो क्या आंसर होता? भरूच। तो ये आपका सिंपल सा है, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे भरूच उत्तर दे रहे हैं, ध्यान रखना है कि भरूच कब उत्तर देना है। यहां पर सर एग्जाम में कितना अटेम्प्ट लेना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ऐसे मैं क्लास लेके आऊंगा सबसे लास्ट में कि एग्जाम मैनेजमेंट कैसे करना है और किस तरह से उसको बनाना है। ऐसे नॉर्मली मैं बता दूं कि 150 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां अटेम्प्ट करने जब जाएंगे तो किसी भी कीमत पर 125 से अधिक अटेम्प्ट नहीं करना है और किसी भी कीमत पर 90 से कम अटेम्प्ट नहीं करना है। यानी इस बीच में आप रख सकते हैं। अगर 110, 115 रखते हैं तो वो आइडियल है, सबसे अच्छा है। 125 से ऊपर जैसे ही जाएंगे आपका गलत होना शुरू होगा और बहुत निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। 90 से नीचे रह जाएंगे तो आपका कट ऑफ नहीं पूर्ण पाएगा और आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो इस बीच में अपने आप को वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए गुड। नेक्स्ट, किस सल्तनत शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिर में अनुदान देने का प्रमाण मिला है? तो होता क्या था बेसिकली, जो ऊपर क्यों नहीं 125 से ऊपर क्यों नहीं, 125 से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आप गेस करना शुरू करेंगे और गेस करना शुरू करेंगे तो क्या लगा हुआ है? निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग भी कितना है? 1/3, यानी 3 गलत हुआ तो आपका एक सही गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर 125 से ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन गलत होते जाएगा और गलत होते होते जो सही वाला है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब यहां मैं बता रहा था सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सल्तनत काल के दौरान 3-4 शासक हुए, 3-4 वंश हुए, जो उससे बिहार का क्या संबंध रहा। तो सल्तनत काल में आपको जो वंश हुए वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले दास वंश, जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं। तो दास वंश के दौरान बिहार से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण शासक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में क्या है? ये प्रथम शासक था जो बिहार आया था। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के दौरान ज्यादा बिहार से कोई खास संबंध नहीं रहा। उसके बाद जो है आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश के दौरान 2 शासक आते हैं। एक आता है गियासुद्दीन, और गियासुद्दीन ने ही बिहार को पहली बार जीतने में कामयाबी हासिल की थी। और फिर आता है फिरोज, यानी फिरोज शाह। तो फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक, FST।
तो फिरोज शाह तुगलक ही वह था जो आता है और बिहार में थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो उसने जो है दान वगैरह दिया था। एंड देन उसके बाद तुगलक के बाद लोदी वंश, और लोदी वंश के बाद शुरू होता सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लास्ट में लोदी वंश। तो जो सबसे लास्ट में था लोदी, इस लोदी के समय फिर बिहार में आता है मोहम्मद लोदी। तो ये जो है कुछ खास बिहार से सल्तनत का जुड़ाव रहा है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सूरजगढ़ की लड़ाई, सूरजगढ़ की लड़ाई का संबंध क्या है, कब हुआ था? तो बेसिकली सिंपल सा था कि बिहार का क्षेत्र था और बिहार का पड़ोसी इस तरफ बंगाल का क्षेत्र था। तो बिहार और बंगाल के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इसी को हम लोग सूरजगढ़ की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ये लखीसराय के पास सूरजगढ़ा है, वहां पर 1534 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? तो इस तरफ से शेर शाह थे जो शेर खां के नाम से जाना जाते थे, हालांकि इस समय तक उसका नाम शेर खां ही था। और इस तरफ जो है बंगाल का नवाब था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह से इसकी लड़ाई होती है। मोहम्मद शाह को ये हरा देते हैं, उसकी पत्नी बाद में दूदू बेगम से ये शादी कर लेते हैं, और इस तरह से ये बंगाल के क्षेत्र का मैक्सिमम भाग जो है शेर शाह सूरी के कंट्रोल में आ जाता है। तो ये 1534 सूरजगढ़ा की लड़ाई, और क्यों फेमस है? तो बिहार बंगाल की लड़ाई के लिए, हालांकि इसमें बंगाल का सपोर्ट लोहानी वंश भी कर रहा था, लेकिन लोहानी और शेर शाह सूरी दोनों हार जाते हैं, मोहम्मद शाह दोनों हार जाते हैं, और बिहार पर शेर शाह सूरी का कंट्रोल हो जाता है, जो यहां पर बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो शेर खां के नाम से जो जाने जाते थे वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर्नाट वंश के संबंध में गलत कथन को पहचान कीजिए। तो 4 कथन है कर्नाट वंश के बारे में। कर्नाट वंश के बारे में आप जानते होंगे कि बिहार का जो मिथिला क्षेत्र था, वहां का जो एक स्थानीय वंश था उसको कर्नाट वंश कहते हैं। तो कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव ने की थी, तो ये ध्यान रख सकते हैं। कर्नाट वंश का क्षेत्र जो है यह मिथिला का क्षेत्र था, या मिथिला क्षेत्र में था। कर्नाट वंश के द्वारा मैथिली भाषा का विकास किया गया, और इस वंश का अंतिम शासक नरसिंह देव था। तो अगर आप इस चारों स्टेटमेंट को देखें तो कर्नाट वंश के बारे में सिंपल सा है कि मिडाइवल पीरियड में यहां पर एक शासन था जिसके संस्थापक नान्य देव थे, बिल्कुल सही। मिथिला क्षेत्र में था, बिल्कुल सही है। और मिथिला क्षेत्र से एक जगह था सिमरावगढ़, सिमरावगढ़। तो सिमरावगढ़ जो है ये नेपाल में पड़ता है, यहीं उनकी राजधानी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मैथिली भाषा का विकास यहीं हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके अंतिम शासक नरसिंह देव थे, ये गलत है, क्योंकि यहां जो अंतिम शासक है वो कौन थे? हरि सिंह थे, जो कि इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट रूलर इज हरि सिंह, तो वाज हरि सिंह। और यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? नरसिंह देव नहीं होगा। तो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नरसिंह देव नहीं, यहां पे क्या होना चाहिए था? हरि सिंह होना चाहिए। तो डी ये जो है, सर पीडीएफ नहीं मिलता है टेलीग्राम पे। मैंने बताया था कि एडुटेरिया का जो है जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर एक डेमो क्लास बना हुआ है पूरा 360 के लिए। आप वहां पे सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या होता है, एक जगह पीडीएफ रहेगा, फिर अगले दिन का पीडीएफ कहीं और चला जाएगा, बीच बीच में बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, और यहां एक जगह क्या हो जाएगा, वो समेट के आ जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकबर ने किसका पीछा करते हुए बिहार पर अभियान किया था? तो अकबर की अगर बात करें तो अकबर की बात करें तो अकबर जो है वो मुगल शासक था, और मुगल शासन के दौरान उसे लगा कि बिहार भी कंट्रोल में करना चाहिए। तो यहां पे करारानी वंश, बिहार में एक वंश था जिसका नाम था करारानी वंश, तो इसका शासन चल रहा था। और ताज खां करारानी के मृत्यु के बाद एक शासक आया था जिसका नाम था दाऊद खां, दाऊद खां करारानी। तो दाऊद खां करारानी ने यह निर्णय लिया कि हम मुगल शासक को टैक्स नहीं देंगे। तो इसी बात से नाराज होकर के मुगल शासक ने दाऊद खां का पीछा किया और बिहार के क्षेत्र में आने का प्रयास किया। और फाइनली बिहार के क्षेत्र में
कराड़ानी शासन को हटा दिया और वह वर्ष रहा 1576 जब मुगल शासक अकबर ने बिहार पर नियंत्रण कर लिया। तो बिहार पर नियंत्रण का वर्ष कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, तो यह ध्यान रख सकते हैं। बिहार पर नियंत्रण मुगल शासक अकबर ने कब किया था? 1576 में किया था। हालांकि दाऊद खां कराड़ानी को पीछा करने के संबंध में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 1574 में पीछा किया था, 1576 में किया था। जो भी हो, अंतिम, और ये दाऊद खां जो था ये बिहार का अंतिम अफगान शासक, बिहार का अंतिम अफगान शासक। इसके बाद मुगलों का शासन बिहार पर आ गया और यहां से लेकर के अंग्रेजों तक आने पर बिहार पर पूरी तरह से मुगलों का ही नियंत्रण बना रहा। तो इसी तरह से मुगल शासन के अंतर्गत बिहार को किसने शामिल किया था? आंसर क्या होगा? अकबर। कब किया था? 1576। तो इस तरह से ये 2-3 प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो गिरिया का युद्ध जो है ये आपके पास ऑप्शन है 1735, 1740, 1742, 1745। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसके किसके बीच हुआ था। तो गिरिया का युद्ध जो है उस समय जो बंगाल के शासक थे उसका नाम था सरफराज खां, और सरफराज खां को हरा करके बंगाल का नवाब पद प्राप्त कर लिया था अलीवर्दी खां ने। तो अलीवर्दी खां ने जब उसको पराजित कर दिया तो इसी को कहा जाता है गिरिया का युद्ध। यानी गिरिया का युद्ध जो है ये बेसिक रूप से सबसे इंपॉर्टेंट था। 1740 में ये हुआ था और उसके बाद अलीवर्दी खां शासक बन गया और 1740 से लेके 1756 तक यह बेसिक रूप से बिहार का या बिहार बंगाल का क्षेत्र में जो है ये नवाब के पद पे रहा। और ये जब इसकी मृत्यु होती है तो इसी के मरने के बाद सिराजुद्दौला आता है, जो सिराजुद्दौला बाद में बंगाल का नवाब बनता है और सिराजुद्दौला पलासी के बैटल में हार जाता है और फिर अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे बिहार बंगाल के क्षेत्र पर स्थापित होना शुरू हो जाता है। तो इस लिहाज से गिरिया का एक महत्वपूर्ण है। गिरिया कहाँ है? तो गिरिया बंगाल के क्षेत्र में है और बंगाल में ही यह युद्ध जो है हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पटना हत्याकांड क्या है? तो ब्रिटिश द्वारा मुगल सूबेदार की हत्या, सिराजुद्दौला द्वारा एलिस की हत्या, मीर कासिम द्वारा एलिस की हत्या, काल कोठरी की घटना। तो पटना हत्याकांड में अगर हम लोग बात करें तो पटना हत्याकांड क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हुआ यह था कि बंगाल के क्षेत्र में 2 भागों में शासन चल रहा था। एक तो कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ जो है इस समय मीर कासिम जो है यहां का नवाब था। तो मीर कासिम ने क्या किया कि बिहार के क्षेत्र में पटना पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो ये बात कंपनी को पसंद नहीं आई और कंपनी ने अपना एक आदमी भेजा जिसका नाम था एलिस। वो आता है और पटना को छीन लेता है। ये बात फिर कासिम को पसंद नहीं आती है और कासिम जा करके एलिस की हत्या कर देता है और इसी हत्या को पटना हत्याकांड कहा जाता है। ये 1763 में हुआ था और इसी हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम चला जाता है अवध का नवाब के मदद के लिए, इसके अलावा मुगल के नवाब के मदद के लिए। और फिर मीर कासिम लौटता है मुगल के शासक के सपोर्ट से, अवध के शासक के सपोर्ट से, और वो लौट करके बेसिकली क्या करता है, लौट करके आकर के एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो ये बेसिकली वह स्टेज था जहां पर बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। तो ये जो है यहां पे क्या होगा, ये मीर कासिम द्वारा एलिस की हत्या, इसी को कहते हैं हम लोग पटना हत्याकांड। और एलिस कौन था? तो ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी हत्या करवा दी गई थी मीर कासिम द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार आने वाली प्रथम कंपनी पुर्तगाली थे। ऐसे आप पढ़े हैं कि भारत में ही आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? तो पुर्तगाली थी। और पुर्तगाली कंपनी जो भारत आई थी उसमें अगर हम लोग बात करें तो भारत में आने के दौरान वास्को डी गामा आया था। बिहार में भी आने वाली सबसे पहली कंपनी पुर्तगाली ही थी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली फैक्ट्री डचों ने स्थापित की। तो बिहार में जब स्थापित की गई सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी? तो 1632
में डचों ने ही सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और डचों ने यह कहाँ पे स्थापित की थी, तो पटना में स्थापित की थी। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। स्पेनिश कंपनी बिहार में आने वाली सबसे अंतिम कंपनी थी। तो स्पेनिश कंपनी तो बिहार आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो भारत ही नहीं आई थी। तो स्पेनिश कंपनी का संबंध भारत से नहीं रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और बाकी दोनों स्टेटमेंट हो गए सही। तो यहां पर चुनना है तो हमारे पास क्या आंसर हो गया? 1 एवं 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें तो बिहार में ब्रिटिश ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, और ब्रिटिश ने जो सफलतापूर्वक बिहार में फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1651 में स्थापित की थी, जो कि बिहार के गुलजार बाग में थी। तो यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। AEDO के लिए क्लास, चलिए ठीक है, उस पर आप लोगों को जल्द ही जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संथाल विद्रोह का एक कारण दीकुओं का शोषण था। दीकू माने क्या होता है? बाहरी लोग। संथाल विद्रोह के क्रम में मेजर बारो की सेना ने विद्रोह का पतन किया। जब भी क्वेश्चन का आंसर बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आपको क्या करना है, ये बनाना है, ताकि आपको समझ में आए कि हमको मेन फोकस कहां करना है। यानी प्रैक्टिस वगैरह के दौरान ऐसे करें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें। अदरवाइज क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन का मेन फैक्ट स्लिप कर जाता है और आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो दीकुओं का शोषण बिल्कुल सही है कि बाहरी लोगों के संथालियों के प्रवेश के बाद शोषण किया गया, बिल्कुल सही है। संथाल के विद्रोह के क्रम में मेजर बारो की सेना ने विद्रोह का पतन किया। तो यहां से एक बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था कि मेजर बारो की हत्या किस विद्रोह के दौरान की गई थी, और हुआ था संथाल विद्रोह के दौरान। यानी जो ये स्टेटमेंट है दूसरा, ये गलत है। मेजर बारो मारा गया था, और मेजर बारो के मारे जाने के बाद फिर अलेक्जेंडर और थॉमसन नामक ब्रिटिश अधिकारी आए और उन्होंने इस विद्रोह को क्या किया? दबाया। तो इस तरह से जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। मेजर बारो ने विद्रोह का पतन नहीं किया, बल्कि उल्टा मेजर बारो ही इस मुहिम में मारा गया था। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, और यहां सही ढूंढना था, इसलिए वो होगा। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहां पर सही पूछ रहा है, कहां पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। नेक्स्ट है, चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है बहुत अच्छे से अगर तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से जो है इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चंपारण में गांधी जी कब आए थे? तो इसका सिंपल सा आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, इस चंपारण सत्याग्रह में बिहार में आकर के गांधी जी ने लीड किया था। पहला किसान आंदोलन बिहार का रहा था, सफल आंदोलन रहा था। तो इसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए, इसी चीज को व्यक्त करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक किताब लिखी थी कि चंपारण में महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। तो स्पष्ट है कि प्रीवियस ईयर तो कम से कम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, और प्रीवियस ईयर निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट होकर के पूछे जाते हैं। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, वैद्यनाथ नारायण। तो ये क्या है? तो 1916 में भारत में होम रूल की स्थापना हुई। ठीक है, होम रूल। होम रूल का मतलब होता है घर का शासन। होम माने घर, रूल माने शासन। तो ये दो लोगों ने शुरू किया था। पहले तिलक जी ने शुरू किया था और दूसरा शुरू किया था बेसेंट ने, यानी एनी बेसेंट ने। तो तिलक जी ने जब शुरू किया था तो ये उन्होंने अप्रैल 1916 में इसकी शुरुआत की थी, और बेसेंट ने जब शुरुआत की थी तो सितंबर 1916 में की थी। तो जो बिहार में जो शाखा फैली वो एनी बेसेंट की शाखा फैली, यानी तिलक जी का जो होम रूल था वो बिहार में नहीं आया था, ये महाराष्ट्र कर्नाटक इसी आसपास में रह गया था।
और बिहार में जब ये आया तो इसको लीड किया मजहरुल हक ने, और बांकीपुर पटना में एक बैठक हुई और उस बैठक में मजहरुल हक साहब को अध्यक्ष चुना गया था। और इस तरह से कहा जा सकता है कि बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ उसको किसने लीड किया था। यह भी ध्यान आपको रखना है कि किस वाले होम रूल शाखा का ये इंपॉर्टेंट था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे तो बहुत ही शानदार, आपके कमेंट देख के लग रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई हुई है, मैक्सिमम फैक्ट्स याद हैं। एग्जाम से पहले मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ड्यूटेरिया तथ्य संग्रह 2 बार रिपीट करके जाइएगा, आपको मैक्सिमम बिहार के क्वेश्चन वहां से पकड़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, बंग भंग के संबंध में क्या सही है? इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को और इसे प्रभावी किया गया 16 दिसंबर 1905 को। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बंगाल का क्षेत्र था, इस बंगाल के क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया था और इधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना गया था और जो पश्चिमी क्षेत्र था ये हिंदू बहुल क्षेत्र माना गया था। और ये कर्जन ने किया था और कर्जन ने इसको करने के पीछे जो उद्देश्य रखा था वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करना रखा था, जबकि वास्तविक रीजन यही था कि वो भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रीजन बताया कि प्रशासनिक उद्देश्य से हम इसको कर रहे हैं। तो ये जो 19 और 20 जुलाई को घोषणा हुई थी, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 16 दिसंबर 1905, तो जी नहीं, इसका जो प्रभावी किया गया था ये किया गया था 16 अक्टूबर 1905। तो यहां पर आपका डेट क्या है वो मिसिंग है और इस तरह से आंसर में हमको ढूंढना क्या है, सही। तो सही ढूंढना है तो केवल एक वाला सही है, दूसरा स्टेटमेंट में डेट क्या है गलत है। तो थोड़ा डेट पर क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह में किसने गांधी जी को सहयोग नहीं दिया था? तो अब क्या हुआ था कि गांधी जी जब चंपारण में आए थे तो बिहार के जितने भी प्रमुख नेता थे वो गांधी जी के साथ खड़े थे। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है राजेंद्र प्रसाद जी का, ये उसमें शामिल हो रहे थे। इसके अलावा राजकुमार शुक्ल जी तो पहले से शामिल थे। ब्रज किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, धरणीधर थे, शंभू प्रसाद थे, तो बहुत सारे थे, रामनवमी प्रसाद थे। ये सभी लोग थे। नहीं थे कौन? तो यहां से जब क्वेश्चन आएगा कि कौन नहीं थे, तो जो इस समय तक राजनीति में नहीं उतरे थे वही यहां पे नहीं पहुंच पाए थे। जैसे इसमें स्पेशली रहेगा ऑप्शन में राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया उस समय तक सक्रिय राजनीति में नहीं थे, इसलिए ये नहीं गए। जयप्रकाश नारायण ये नहीं गए क्योंकि ये उस समय छात्र थे और इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया था जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस दौरान इन्होंने भाग लेना शुरू किया था। तो इस तरह से ये लोग भाग लेने नहीं गए थे। तो यहां से अगर हम लोगों को आंसर ढूंढना हो तो सिंपल सा आंसर मिल जाएगा कि राम मनोहर लोहिया जी जो थे इसमें आंदोलन में भाग लेने नहीं गए थे। बाकी जितने भी उस समय के बिहार के प्रमुख नेता थे सभी वहां गए थे, गांधी जी के सहयोग में खड़े थे, गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते थे, किसानों की समस्या सुनते थे और तिनकठिया प्रणाली को हटाने का कोशिश करते थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में प्रथम किसान सभा के गठन का प्रयास मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मुंगेर में 1922-23 में किया गया। दूसरा है, बिहार में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस दोनों ही स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किसान सभा, बिहार में जो किसान सभा थी वहां से बहुत सारा प्रश्न आता है।
तो किसान सभा के लिए पहला प्रयास जो है 1922-23 में हुआ था और ये हुआ था मुंगेर में। और मुंगेर में जो ये प्रयास हुआ था तो उसके शाह मोहम्मद जुबैर जो थे ये अध्यक्ष बने थे और श्री कृष्ण सिंह जो थे ये उपाध्यक्ष बने थे। और जो प्रांतीय किसान सभा जो 1929 में स्थापित हुई थी उससे पहले 1928 में बिहटा में जो है किसान सभा की स्थापना का प्रयास किया गया था। और विधिवत रूप से जो बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई थी ये 1929 में हुई थी और ये सोनपुर मेले के दौरान किया गया था जो सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ हमें सही ही ढूंढना है। तो इसलिए आसानी से आप ढूंढ पाएंगे 1 एवं 2 दोनों सही है, बशर्ते कि आपको थोड़ा किसान सभा पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर पढ़ा हुआ है तो आसानी से आप उत्तर को क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई। अब बेसिकली ये क्या था, इस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन का एक थीम था कि जितने भी ब्रिटिश स्कूल कॉलेज हैं उसको त्यागना और स्वदेशी कॉलेजों की स्थापना करना। और इसी स्वदेशी कॉलेज की स्थापना के क्रम में बिहार में विद्यापीठ की स्थापना हुई थी जो आकर के गांधी जी द्वारा किया गया था। गांधी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन कब किया था? 6 फरवरी 1921 को किया था। बिल्कुल सही है। इसके प्रथम कुलाधिपति, कुलाधिपति का मतलब होता है चांसलर। चांसलर जो थे वो कौन थे? मजहरुल हक थे। चांसलर के रूप में मजहरुल हक को चुना गया था। इसके प्रथम कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे? तो वाइस चांसलर के रूप में ब्रजकिशोर प्रसाद को चुना गया था। और इसके प्रथम प्राचार्य महेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय यानी नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी और उसमें महेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि इनके भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चुने गए थे एज ए प्रिंसिपल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ पर चुने गए थे। तो इसलिए अगर सारे स्टेटमेंट देखें तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और हमें यहाँ वही ढूंढना था कि गलत स्टेटमेंट कहाँ है। तो गलत स्टेटमेंट यहाँ है कि महेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में जो है वो उस समय के जो कॉलेज व्यवस्था थी जिसको राष्ट्रीय महाविद्यालय भी कहा जाता है उसके ये प्रिंसिपल चुने गए थे। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के कैंपस में ही, राष्ट्रीय महाविद्यालय के कैंपस में ही बेसिक रूप से राजेंद्र प्रसाद जी ने मतलब ये 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है सर, 71st बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच ये बोरिंग रोड में स्टार्ट होगा 15 तारीख से। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी स्टार्ट हो रहे हैं आफ्टर पीटी। 1 अप्रैल 1937 को बिहार में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो आपने पढ़ा होगा कि 1935 में हाँ 1935 में एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी एक्ट पर आधारित प्रांतीय चुनाव हुए थे। और प्रांतीय चुनाव जो है ये कितने राज्यों में हुए थे? तो 11 राज्यों में हुए थे और ये 1937 में हुए थे। और इस चुनाव के अंतर्गत बिहार जो है वह वैसा राज्य रहा था जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी। 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी, उसमें से एक कौन था? बिहार था। तो बिहार में जब सरकार बनाने की बारी आई तो सरकार बनाने के लिए एमजी हैलेट जो थे उस समय गवर्नर थे और गवर्नर साहब नहीं माने और कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हम सरकार नहीं बनाएंगे यदि आप हमें यह सहमति नहीं देते हैं कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे और यह सहमति नहीं दीजिएगा तो हम जो है सरकार नहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस ने सरकार बनाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो दूसरी बड़ी पार्टी थी उसको बुलाया गया सरकार बनाने के लिए और दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में मोहम्मद यूनुस आते हैं और सरकार बनाते हैं। और मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से था? तो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। और यह सरकार कब बनी? तो 1 अप्रैल 1937 को। लेकिन 19 जुलाई को फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और बाद में कांग्रेस की सरकार बनी। और इस समय श्री कृष्ण सिंह जो है ये बेसिकली 20 जुलाई को जो है
बिहार में सरकार गठन करते हैं और यहां पर फिर कांग्रेस की सरकार बनती है। तो यानी अगर पूछे कि कब कांग्रेस की सरकार बनी, तो 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस की सरकार बनी और 1 अप्रैल 1937 को मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। और यहां चूंकि पूछा जा रहा है क्या, 1 अप्रैल 1937, तो यहां पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन 7 शहीद की घटना में शामिल नहीं थे? तो 7 शहीद की घटना क्या हुई थी? तो 11 अगस्त 1942, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र जो है, बेसिकली यहां पे कहा जाता है कि छात्रों का समूह जो है सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए निकलता है। और सचिवालय पर जब झंडा फहराने के लिए जाते हैं तो जिला अधिकारी थे WG आर्चर। WG आर्चर इन्होंने क्या किया, आदेश दिया कि गोली चलाओ जो झंडा फहराने आ रहे हैं, और इसमें 7 छात्र शहीद हो गए। और इसी घटना को कहा जाता है 7 शहीद की घटना। तो यानी 1942 की क्रांति के दौरान की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें जो शहीद होने वाले लोगों में उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, ये सभी शामिल थे। नहीं थे कौन? तो शालीग्राम सिंह। शालीग्राम सिंह बेसिकली कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। और ये जयप्रकाश के नारायण के वो सहयोगी थे जब 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से भागे थे, तो उनके साथ शालीग्राम सिंह भी जेल से भागने में सफल रहे थे और बाद में हमेशा जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहे, उनके हर काम में पार्टिसिपेट किया। और इसी कारण से कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी के हनुमान की तरह काम करते थे कौन? शालीग्राम सिंह। ठीक है, और 7 शहीद छात्रों के शहीद हो जाने के बाद रामकृष्ण सिंह नाम का एक व्यक्ति था, एक स्टूडेंट था, जो जाकर के किसी तरह से झंडा फहराने में सफल हो गया। ठीक है, तो ये चेंजेस रहे। चलो नेक्स्ट, पृथक बिहार की मांग पर आधारित द बिहार टाइम्स की स्थापना कब हुई थी? तो जब बंगाल और बिहार साथ थे तो बिहार को पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मांग उठी। तो हुआ क्या था कि 1893, याद रखिएगा, सचिदानंद सिन्हा जो है ये गए थे लंदन, और लंदन में उनसे किसी ने पूछा कि आप जो लंदन में आए हैं, आपका बिहार कहाँ है? उन्होंने बेसिकली परिचय दिया कि मैं बिहार से हूं। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने कहा कि मैं बिहार तो सुना नहीं हूं। तो वहां से लौटने के बाद सचिदानंद सिन्हा जी ने यह विचार किया कि हमको बिहार को चर्चित करना है, बिहार की आइडेंटिटी को स्थापित करना है। और इसी उद्देश्य से लंदन से लौटने के बाद अगले साल 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका प्रकाशित किया गया। और बिहार टाइम्स के जो 2 प्रमुख धरोहर थे, एक थे सचिदानंद सिन्हा और दूसरे थे महेश नारायण। तो दिमाग की उपज थी सचिदानंद सिन्हा की और महेश नारायण थे संपादक। तो ये क्वेश्चन आता है, और ये प्रमुख संपादक थे। बाद में ये पत्रिका जो है काफी ज्यादा फेमस हो गई, पटना से इसको संचालित किया जाने लगा। ठीक है, तो यानी यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा? 1894 बिहार टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, पटना में अनुशीलन समिति का गठन किसने और कब किया? तो बेसिकली अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी गोपनीय संस्था थी। क्रांतिकारी गोपनीय संगठन, ये क्रांतिकारी गोपनीय संगठन थी जिसकी स्थापना सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में हुई। और बंगाल के क्षेत्र में इसका सबसे पहला जो चरण है वो 1902 में आया। 1907 तक जाते जाते ये काफी पॉपुलर हो गया था और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गया। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सचिंद्रनाथ सन्याल 1913 में इसे पटना में आकर के स्थापित करते हैं। बाद में हालांकि जो गोपनीय संगठन है वो धीरे धीरे बंद होने लगे और उसका नतीजा ये निकला कि सचिंद्रनाथ सन्याल चले जाते हैं और HRA
यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और सचिंद्र नाथ सन्याल जो है इससे बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर जो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल 1913 पटना, ये भी अगर देखा जाए तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। नेक्स्ट, बिहार की स्वतंत्रता सेनानी आशा सहाय किसके कारण चर्चित रही हैं? आशा सहाय जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही हैं। तो क्यों चर्चित रही हैं? ऑप्शन है 16 सिपाहियों की हत्या एक साथ कर देने के कारण, शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण, आज़ाद हिंद फौज में अधिकारी के लिए, गांधी मैदान में रैली का आयोजन के लिए। तो आशा सहाय जो थी इनका जन्म हुआ था जापान में और इनके पिताजी जो थे वो आज़ाद हिंद फौज में मंत्री थे और ये बाद में उसमें बन गए सैन्य अधिकारी। लेकिन जब 1945 में आज़ाद हिंद फौज समाप्त हो गया तो ये भारत आ गई और भारत आने पर 1946 में इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में इन्हें छोड़ दिया गया और आशा सहाय जी का संबंध जो है बिहार के भागलपुर से था, बाद में ये पटना में शिफ्ट हो गई थी और ये बिहार से थी, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्यों चर्चित रही थी? तो आज़ाद हिंद फौज में एक अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया था, लेफ्टिनेंट पद पर ये काम करती थी और बाद में जब आज़ाद हिंद फौज कमजोर पड़ गया, टूट गया, तो ये भारत आ गई थी। ठीक है, तो ये बिहार से थी, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछना बनता है और ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस नामक लेखक कौन है? ये आपने अगर देखा होगा तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली आपको बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन एक आध पूछ लेता है जिसमें बुक और राइटर का नाम जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं। सब लोग जो है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण। यहां जो अगर क्वेश्चन अगर हम लोग आए तो यहां पर अगर हम लोग समझें तो एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा दांडी मार्च, यहीं से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह का दौर और दांडी मार्च जो है वो शुरू हुआ था 12 मार्च को और खत्म हुआ था जाकर के 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल। और ये वर्ष कौन सा है? 1930। तो जब ये 1930 में ये आंदोलन शुरू हुआ तो बिहार में भी आंदोलन किया गया, लेकिन बिहार के साथ समस्या क्या थी कि बिहार में समुद्री इलाके नहीं थे। तो बिहार में समुद्री इलाका नहीं होने के कारण बिहार के लोग नमक नहीं बना पा रहे थे। अब नमक नहीं बना पा रहे थे तो बिहार के लोगों ने नमकीन मिट्टी वगैरह से ही नमक बनाना शुरू कर दिया। तो उसी क्रम में जो भागलपुर का क्षेत्र था वहां पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था महादेव लाल सराफ और इन्होंने नमक बना करके बिहार से भी गांधी जी के इस आंदोलन को समर्थन देने का प्रयास किया और इसी आंदोलन के साथ शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहां से जो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बिहार में इस दौरान कौन से कर का विरोध किया गया था? तो चौकीदारी टैक्स का विरोध किया गया था। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो ये नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर आप ध्यान दें सर एग्जाम में कौन सी बुक ले जा सकते हैं? अगर मार खाना है एग्जाम में तो ले जाइए बुक। बीपीएससी एग्जाम में कहीं बुक ले जाना होता है? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, सन 1939 बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह, ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था। तो बिहार में नॉर्मली बड़े बड़े किसान आंदोलन भी हुए थे, छोटे छोटे किसान आंदोलन भी हुए थे, तो उसी में से एक है अंबाड़ी सत्याग्रह जो सीवान क्षेत्र में हुआ था। सीवान क्षेत्र में इस सत्याग्रह को 1939 में किया गया था जब बिहार में 1937-38 में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था बकास्त आंदोलन, बकास्त आंदोलन। और इस बकास्त आंदोलन को लीड कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था राहुल सांकृत्यायन।
तो इन्हीं राहुल संकीर्त्यायन ने जाकर के सीवान के क्षेत्र में किसानों को नेतृत्व प्रदान करने के दौरान जो है उन्होंने अंबारी सत्याग्रह का क्या किया था, आयोजन किया था। चलिए, वेरी गुड। किसान वाला तो निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। क्यों? क्योंकि सर बैच के लिए बताइए, मुझे लेना है। ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन लेना है तो आप एडुटेरिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, बैचेस के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये क्या होता है, इसको समझ में आया? पहले क्वेश्चन सिंपल सा ये है सर, बिहार स्पेशल में कभी भी किताब लेके जाने की जरूरत क्या है, घर पे पढ़ के जाइए। किताब लेके सीजीएल वगैरह में अलाउ होता है, इसमें नहीं। और सीजीएल में भी एनसीईआरटी बुक्स वगैरह अलाउ किया जाता है एसएससी में, और इसमें नहीं। ठीक है, एडीईओ का सर बैच मैंने बताया कि टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जो भी नई जानकारी होती है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारी जानकारी आप लोग पूछ रहे हैं तो वो बताना थोड़ा मुश्किल है। तो ये क्या होता था कि बिहार में एक समस्या थी, बिहार और बंगाल दोनों में। बिहार, या उस समय हम लोग बिहार को क्या कहते थे, बंगाल ही कहते थे। तो एक समस्या क्या थी कि अगर कोई लैंड है तो इस लैंड का मालिक जमींदार समझता था कि हम मालिक हैं, और जो यहाँ पर खेती करने वाला किसान था वो समझता था कि हम मालिक हैं। तो कई बार जमींदार और किसानों के बीच में झड़प शुरू हो जाती थी, कई बार टैक्स वसूली में प्रॉब्लम आती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस पूरे लैंड के संबंध में नियम बनाने के लिए कि नियम बनाया एक कि कौन सा लैंड किसका होगा, जमींदार को कौन सा लैंड होगा, किसान के पास कौन सा लैंड होगा, किसको क्या कहेंगे, कैसे जमींदार से किसान को मिलेगा, किसान से जमींदार को मिलेगा। तो उसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो उसी को लेकर के 1885 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था बंगाल काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी अधिनियम, इसको कहते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो ये जो एक्ट लाया गया था, ये लाया गया था 1885 में, और बाद में चूंकि बंगाल से अलग हो गया बिहार, तो इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया बिहार काश्तकारी अधिनियम, और डेट रह गया वही 1885। तो वही यहां कह रहा है कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र में भूमि पर किराएदारी अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम, यहां किराएदारी का मतलब टेनेंसी ही है। यहां पे अगर देखेंगे तो राइट्स ऑफ टेनेंट्स यानी टेनेंसी एक्ट्स को कब लाया गया, तो ये 1885 में लाया गया था। और ये 1885 में कैसे लाया गया था, तो एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था पाबना विद्रोह। ये एक प्रकार का किसान विद्रोह था, और इसी विद्रोह के बाद जो है बेसिक रूप से इसको लागू किया गया था। आप ऐप पे पीडीएफ के लिए चेक कीजिएगा, अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं आज खुद ही चेक कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से कल आपको वो मिल जाएगा ऐप पे। ठीक है, ऐप पे जो बना हुआ है 360 करके जो बैच बना हुआ है उसमें जाके चेक कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं खुद चेक करके आज सारे डलवा दूंगा। ठीक है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी ही जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या थे, धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, वे अंग्रेजी जानते थे। ये भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे फंसे थे। ये क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है 60 से 62वीं बीपीएससी के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस गए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो हुआ क्या कि गांधी जी जो थे, गांधी जी के संबंध में लोगों के मन में एक धारणा थी कि गांधी जी जो है वो बेसिकली एक अवतार है, एक ऐसे इंसान है जो धर्म के प्रतीक के रूप में आए हैं, एकदम न्याय करेंगे, न्याय वाली विशेषता अपनाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं कि उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। जी नहीं, वो धर्म के प्रतीक माने गए और इसका आंसर जो है आयोग ने ए लिया था,
कि बीपीएससी में ये आंसर इसका ए स्वीकार किया गया था कि संभवतः वो गांधी जी को लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और मानते थे कि एक धर्म के प्रतीक के रूप में गांधी जी आए हैं और इसको ठीक करेंगे। और ये किस समय की बात है? जिस समय असहयोग आंदोलन बिहार में चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे कि रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन, इस तरह की परिस्थितियों के बीच में ये आया था और धर्म के प्रतीक के रूप में ये काफ़ी पॉपुलर हुए। तो इसलिए हमेशा लगता था लोगों को कि गांधी जी जीत जाएंगे, गांधी जी जीता देंगे, और इसी कारण से ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी पार्ट पे चर्चा की, आज हम लोगों ने बिहार स्पेशल के हिस्ट्री पार्ट पे चर्चा की। कल हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पार्ट पे चर्चा करेंगे और वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें सीखने को मिली होगी, रिवीजन करने को मिली होगी, क्वेश्चन के माध्यम से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मौका मिला होगा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मन लगा करके जम करके पढ़ाई कीजिए, इस अंतिम समय का अच्छा उपयोग कीजिए। यूट्यूब पे ज़्यादा समय ना देते हुए थोड़ा अपने रिवीजन पे भी ध्यान दीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस बचे हुए समय में दो ही चीज़ पे स्पेशली फोकस करना है, एक करंट पे फोकस करना है, इसी के लिए आपको पढ़ाई करना है, और दूसरा जो है ये आपको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाने, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आप दो तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर है आपके पास और उसको आपने नहीं पढ़ा है या एक ही बार पढ़ा है तो उसको दोबारा जरूर पढ़ लीजिए, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पढ़ लिया है अच्छे से तो जितने भी मॉडल क्वेश्चन आपने अभी तक बनाए हैं या लाइक प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट जो आपने बनाए हैं इसके आंसर को खूब पढ़िए और आंसर को, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। यहां से आपका 2-3 नंबर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारे आपको, यही आपको दो अभी जो है वो स्पेशली बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको यही दो चीजें क्या करनी है, ज्यादा अपनाना है, इसी को थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, निवास पाल, मैं दरोगा में पढ़ाऊंगा बाबू, अभी थोड़ा सा बिहार वाला बीपीएससी है तो इसके लिए बीपीएससी के बाद मैं उसमें पढ़ाऊंगा। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है सर, आपसे जुड़ के पॉजिटिव वाइब्स आती है। बिल्कुल, पढ़ाई का मतलब ही है थोड़ा सा फीलिंग गुड होना चाहिए, अच्छे से मन में खुशी होनी चाहिए। सर नेशनल करेंट अफेयर्स मंथली पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पे रेगुलर डाला गया है, जो करंट कॉन्सेप्ट आता था, और अभी आपको मंथली ना पढ़ करके अभी तो वार्षिकी पढ़ना चाहिए ताकि साल भर के आपके करंट जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है। और पीटी के एग्ज़ाम देने के बाद मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे जिनको लगता है कि एग्ज़ाम अच्छा गया है वो मेंस की तैयारी में लग जाइएगा, और जिनका एग्ज़ाम लगे कि अच्छा नहीं गया है, तैयारी अच्छी नहीं थी, मैंने शुरू से नहीं ध्यान दिया था, तो अगले पीटी के लिए निश्चित रूप से अभी से ध्यान दीजिएगा। क्लासेस लेना हो तो क्लासेस लीजिए, खुद से पढ़ना हो तो खुद से पढ़िए, लेकिन अभी से लग जाइएगा। ये नहीं कि 2-4 महीने इसी तरह से गवा दीजिएगा। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि ईमानदार प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है। तो इसलिए ईमानदार प्रयास कीजिए, वो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।